तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का सेट 1 लगाएंगे। ये 2 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक, टोटल हम लोग 5 सेट देखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का, एसएसटी का भी। ठीक, टोटल 5 सेट देखेंगे जिसमें आज हमारा पहला सेट है। 2 नंबर का, सब में 2 नंबर का प्रश्न होगा। 2 नंबर वाला लगभग 10 से 15 प्रश्न सभी में होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम होगा डमरू सीरीज। ठीक, इसका नाम क्या होगा? डमरू सीरीज। दो नंबर वाला सीरीज है। ठीक, और फिर आएगा शंखनाद सीरीज जिसमें हम लोग 5 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। अगर आप अभी तक फिजिक्स का एक भी प्रश्न 2 नंबर का याद नहीं किए हैं ना, तब आपको A to Z प्रश्न याद हो जाएगा। अगर पूरा देख लेंगे ना सभी सेट, टोटल एक सेट में लगभग 15 प्रश्न है। टोटल हम लोग सेट कितना लगाएंगे? 5 सेट, यानी कि 15 पर से आपको जोड़ लीजिए, दाम 75, लगभग 75 प्रश्न 2 नंबर का खाली आपका फिजिक्स से कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री से कंप्लीट होगा। ठीक, तो समझिए कि पूरा सिलेबस आपका फिर से पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 महीना के अंदर, पूरा जनवरी में। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त आपके क्लास 10th में है या फिर जो भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और ऑब्जेक्टिव भी हमारा होता है जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है 2 नंबर वाला कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या लिखना है, देखिए लिखिएगा। लाल रंग का उपयोग रेलवे सिग्नल में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और यह धुंध कोहरा में भी दूर से आसानी से दिखाई देता है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और कुहा में भी, धुआं और कुहा में भी आसानी से दिखाई देता है। ठीक, 2 चीज लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न था। अब चलिए, अब अगला प्रश्न है, कह रहा है हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के क्या कारण है। और एक बात याद रखिएगा, सभी प्रश्न जितना भी रहेगा ना, टोटल 75 प्रश्न रहेगा 5 सेट में, सभी या तो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है या तो 2025 में पूछा जाएगा। ठीक, या एकदम सभी महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ठीक, नहीं तो ये हीरे वाला प्रश्न है ना, आप लोग 2024 का मॉडल पेपर में देख सकते हैं। 2025 का आपका जो मॉडल पेपर रिलीज हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या कारण है। ठीक, तो देखिए, हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या कारण है, तब सब पहला क्या क्या लिखेंगे कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण इसका उच्च अपवर्तनांक है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। ठीक, कितना होता है? 2.42। ठीक, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने का कारण इसका उच्च अपवर्तनांक है, जिससे प्रकाश की किरणें हीरे के अंदर कई बार परावर्तित होती है और इससे अत्यधिक चमक प्रदान करती है। ठीक, तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, लिख दीजिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पहला प्रश्न है कि फ्यूज के तार की 3 मुख्य विशेषताएं लिखें। फ्यूज के तार की 3 मुख्य विशेषताएं लिखें, तो लिख देंगे पहला कि इसका गलनांक सबसे कम होता है। फ्यूज का जो तार होता है उसका गलनांक सबसे कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, इसमें उच्च प्रतिरोध होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है इसका उच्च होता है। तीसरा, यह धारा प्रवाह होने पर पिघलकर शॉर्ट सर्किट को तोड़ देता है। ठीक, पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है, जिससे उपकरण क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। अतिभारण और लघु पतन से बचाता है उपकरण को। ठीक, इस प्रकार से 3 चीज लिख दीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम को लिखें। ठीक, कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम या फिर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। ठीक, तो लिखेंगे कि दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की अंगूठा किसी तार में प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ी जाए तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक, जो दाहिना हाथ होता है हमारा, उसका अंगूठा, यदि अंगूठा हम लोग तार की धारा की दिशा में होगा तो जो अन्य अंगुलियां होगा इस प्रकार से वो क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो तार हमारा है ये तार, इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अन्य अंगुलियां बताएगा कि इस प्रकार से इसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है और धारा की दिशा ऊपर की ओर है। ठीक, नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाह हो रहा है। चलिए, प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम के अनुसार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, पशु गोबर से जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है। ठीक, अगर आप तक अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो ये पूरा सीरीज देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और 5 नंबर सबका तैयारी होगा। ठीक, पशु गोबर और जैव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के क्या लाभ है? सबसे पहला, यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा,
दूसरा लिखिएगा इससे उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद प्राप्त होती है। पहला क्या कि नवीकरणीय है, दूसरा उच्च गुणवत्ता वाला जैविक खाद प्राप्त होता है, केमिकल वाला खाद नहीं, जैविक खाद प्राप्त होता है। तीसरा यह पर्यावरण के अनुकूल है और इससे कचरे का सदुपयोग होता है, वायुमंडल को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक, और वह जो जैव अवशिष्ट बायोगैस, वैसे ही एलपीजी गैस से खाना बनाया जाता है, उससे भी क्या है, वो भी पर्यावरण के अनुकूल है। उसी प्रकार से जो पशु गोबर ये सब होता है ना, उससे बायोगैस प्राप्त किया जाता है, उसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि वायुमंडल को दूषित करता है, लेकिन बायोगैस से कोई भी प्रदूषण नहीं निकलता है, इसलिए क्या है, यह पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक, ये 3 चीज़ लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम सम्मोहन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। ठीक, जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो इसका कारण है, लिखिएगा इसका निम्नलिखित कारण है। पहला, यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। जब श्रेणी क्रम में होगा तो एक उपकरण खराब हो जाएगा तो पूरा सर्किट में जो बॉल लगा रहेगा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा कारण, दूसरा कारण है हर उपकरण को समान वोल्टेज नहीं मिलता है, किसी को कम वोल्टेज मिलता है, किसी को ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। ठीक, तीसरा, इससे ऊर्जा वितरण पर नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमको 15 प्रश्न देखना है, 10 से 15 प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक, चलिए आगे का प्रश्न है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल इसी प्रकार का पीडीएफ मिल जाएगा। यही पीडीएफ के लिए आपको अथी में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको व्हाट्सअप पर लिंक मिलेगा। ठीक, व्हाट्सअप पर उसमें जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम का लिंक है व्हाट्सअप में, वहाँ से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक, इसका पीडीएफ सेम टू सेम यही पीडीएफ मिलेगा आपको। इसमें आप जितने जूम कीजिएगा उतने अच्छा क्वालिटी बढ़ते जाएगा, पीडीएफ का ये खासियत है। चलिए अगला है, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फ़ायदे हैं। ये प्रश्न ऊपरे वाला हो गया ना, घरेलू विद्युत परिपथ है। अगला, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फ़ायदे हैं, तो लिखेंगे यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। पहले लिखिएगा कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। पहला, यह पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ है ऊर्जा है, यह पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ ऊर्जा है, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। दूसरा, यह नवीकरणीय है और सस्ती ऊर्जा है। ठीक, जो पवन ऊर्जा, पवन चक्की से, इस प्रकार से पवन चक्की होता है, इससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है पहाड़ी इलाका में। यह क्या है, नवीकरणीय है और यह पर्यावरण के अनुकूल है, यह सस्ती भी है और इससे वायुमंडल में कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। ठीक, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है, देखिए लिखेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में ज्वार भाटे की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है। जो समुद्र में ज्वार भाटा के कारण जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा के कारण जो पानी उछलता है ऊपरी रुखे समुद्र में, इस प्रकार से मान लीजिए समुद्र है तो ज्वार भाटा आता है ना, तो समुद्र में पानी ऊपरी उछल जाता है, फिर नीचे गिरता है, तो यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है जिससे इसके ऊपर से नीचे उछलता है, तो इसका जितना प्रेशर रहता है ना पूरा मारता है गतिज ऊर्जा, जिसके कारण क्या होता है, टरबाइन घूमने लगता है, टरबाइन के घूमने के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, तो यही लिखिएगा, ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है, तो ज्वार भाटे की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है इन टरबाइन की सहायता से। ठीक, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में ज्वार भाटे की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है। ठीक, चलिए आगे का प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के वे 2 घटक जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, लिखना है कि सूर्य के प्रकाश से वो कौन कौन सा 2 घटक है, यानी कि चीज़ है सूर्य प्रकाश में जो हमें दिखाई नहीं देता, नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक, पहला होता है अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि परावैंगनिक किरण, जिससे हम लोग ओजोन लेयर सुरक्षित करता है परावैंगनिक किरण से, इसके कारण कैंसर भी होता है, ये नंगी आँखों से नहीं दिखाई देता है। दूसरा होता है इंफ्रारेड रे, यानी कि अवतरक्त किरण। ठीक, परावैंगनिक किरण, अवतरक्त किरण, याद रखिएगा, अवरक्त किरण, परावैंगनिक किरण। चलिए आगे का प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चालक तार को चुम्बकीय क्षेत्र में हिलाने या बदलने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी चालक तार को चुम्बकीय क्षेत्र में हिलाने या बदलने पर, किसी चालक तार का चुम्बकीय क्षेत्र यदि बदले जाएगा तो उससे क्या होगा, उसमें उत्पन्न होगा विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक, प्रेरित ऊर्जा उत्पन्न होता है, विद्युत धारा, यही है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। मान लीजिए कि इस प्रकार से हमारा एक चुंबक है। ठीक, ऐसा नहीं, नल चुंबक लिया जाता है, इस प्रकार से मान लीजिए 2 चुंबक है। ठीक,
तो इसके बीच में हम लोग ताड़ को ले जाएंगे और उसको घुमाएंगे ना गोल गोल, इसको गोल गोल घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो इस ताड़ होगा, ये ताड़ में जो ताड़ होगा, ये दोनों चुंबक, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों चुंबक है ना, उसका चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा और विद्युत धारा उत्पन्न होगा। आगे चलिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है। तो लिखेंगे, नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक उच्च तापमान और दबाव के कारण जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसी से बनता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन होता है। इसमें कौन सा तत्व भाग लेता है? तो याद रखेगा हाइड्रोजन। दो गो हाइड्रोजन का नाभिक मिलकर, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, जो ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, दो गो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है, हीलियम के नाभिक को। ठीक, यह कब होता है? उच्च तापमान और उच्च दबाव के कारण। ठीक, तो लिखिएगा, नाभिकीय संलयन वह अभिक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक उच्च तापमान और उच्च दबाव पर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, यानी संलयित हो जाते हैं। दो गो छोटा छोटा नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहा है, इसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी का उल्टा होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है? उसमें एक भारी नाभिक टूट कर दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। ठीक, उसमें भी बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अब आगे प्रश्न है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। तो लिखेंगे, ये भी 2 नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें तो लिखेंगे, पहला उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस क्या है? यह लेंस बाहर की ओर उभरा होता है और प्रकाश के अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। ठीक, यह लेंस बाहर की ओर उभरा होता है, मतलब उत्तल लेंस होता है ना, जो बीच से मोटा और किनारे से पतला होता है, यानी कि बाहर की ओर उभरा होता है, बीच से मोटा होता है, यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ है, बीच से मोटा और किनारे से पतला होता है उत्तल लेंस। दूसरा लिखिएगा, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करती है। ठीक, जो उत्तल लेंस होती है वो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित कर देती है, जिसे फोकस भी कहते हैं हम लोग। ठीक, फोकस पे एकत्रित कर देती है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस, यह लेंस अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक, यानी कि इसका किनारा मोटा होता है, बीच का पतला होता है, बीच से अंदर की ओर धंसा होता है, लेकिन यह उत्तल लेंस बीच से उभरा होता है। ठीक, तो यह लेंस अंदर की ओर धंसा होता है और प्रकाश को अपवर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में फैला देता है। इसमें जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इधर इधर इधर, मतलब एक जगह पर एकत्रित नहीं होता है, बल्कि अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो दोनों में अंतर लिख दीजिएगा। उत्तल लेंस क्या है? यह लेंस बाहर की ओर उभरा होता है, यानी कि बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। और दूसरा क्या लिखिएगा? प्रकाश को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे एकत्रित करती है। जबकि अवतल लेंस अंदर की ओर धंसा होता है, यानी कि किनारे पे मोटा, बीच में पतला होता है, और प्रकाश को अपवर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में फैला देता है। अगला प्रश्न है, आँखों की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है? ठीक, सम्मेलन नहीं है, समंजन क्षमता होगा। ठीक, समंजन क्षमता याद रखिएगा, समंजन, आँखों की समंजन क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे, समंजन क्षमता का अर्थ है आँख के लेंस का अपनी मोटाई बदलकर विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को देखने की, फोकस करने की क्षमता। ठीक, जो हमारा आँख होता है, आँख के अंदर जो लेंस होता है उसका सिलिहरी मांसपेशिया के द्वारा लेंस पकड़ा हुआ होता है और उसका फोकस बदल सके। आप कभी नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं, यानी कि सभी वस्तुओं को, जहाँ दूर पे होता है तो छोटा, आँखें एकदम छोटा हो जाता है, और जब लेंस छोटा हो जाता है, लेंस को आकार में परिवर्तित किया जाता है, और जब दूर पे होता है तो लेंस पतला हो जाता है, लंबा हो जाता है, ताकि दूर पे फोकस चला जाए। ठीक, तो समंजन क्षमता का मतलब यही है कि आँख जो है अपना फोकस बदल देता है। आँख अपने, जो आँख का अंदर का जो उत्तल लेंस है, आँख अपना फोकस बदल के दूर के निकट की सभी जगह की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है, अपनी फोकस बदल के। इसे भी कहते हैं समंजन क्षमता, और इसका दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकंड होता है। ठीक, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे चलिए, अगला है, बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र, ये भी 2 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बायोगैस संयंत्र क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, बायोगैस संयंत्र वह स्थान है जहां जैविक कचरे जैसे गोबर, फसल के अवशेष और अन्य जैविक पदार्थों का अपघटन करके बायोगैस, जिसमें मीथेन होता है, उत्पन्न की जाती है। ठीक, बायोगैस संयंत्र समझ गए। 2 नंबर का प्रश्न है। अब 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें हम लोग को चित्र बनाना पड़ता है, तो इसको हम लोग शंखनाद सीरीज में बताएंगे आपको 5 नंबर वाला में। अभी 2 नंबर वाला भी समझ जाइए, डमरू सीरीज है कि बायोगैस संयंत्र क्या है। तो बायोगैस संयंत्र वह स्थान है जहाँ
जहाँ जैविक कचरे जैसे गोबर, जो पशु गोबर होता है, पशु का जूठा, जो फसल का छिलका होता है, पशु का जूठा गोइट जो होता है पशु का गोबर, पशु का जूठा खाना, उसको क्या बोलते हैं? कुट्टी। कुट्टी हम लोग कहते हैं। पशु का खाना या फिर पशु का जैविक अवशिष्ट पदार्थ जितना भी होता है ना, सभी कचरे, सभी कचरों का इस्तेमाल करके पदार्थों को, अन्य पदार्थों का अपघटन किया जाता है। ठीक, उसका अपघटन करके बायोगैस, जिसमें मीथेन गैस होता है, उसे उत्पन्न किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, इसे वो कहते हैं बायोगैस संयंत्र। 5 नंबर वाला में इसका चित्र बना के बढ़िया से वर्णन करना पड़ता है, लेकिन 2 नंबर वाला में बस इतना लिख दीजिए। बायोगैस संयंत्र क्या है? तो जहाँ पे, जिस स्थान पे जैविक कचरा और गोबर, फसल के अवशेष, पशु के गोबर जो होता है, सभी का अपघटन करके मीथेन जैसे गैस को प्राप्त किया जाता है, यानी बायोगैस उत्पन्न की जाती है। ठीक, इसी को बायोगैस संयंत्र कहते हैं। आगे है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम को लिखें। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है? ठीक, तो लिखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है कि जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र की गति दी जाती है, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में गति दी जाती है, तो दाएं हाथ की तर्जनी, यानी कि जो होती है दाएं हाथ का तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा और अंगूठा गति की दिशा पर लंबवत होती है, परस्पर लंबवत होते हैं। यानी कि आपको एक अलग भाषा में लिख सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगुलियां मध्यमा और अंगूठा और तर्जनी तीनों के परस्पर लंबवत फैलाने पर जो तर्जनी होता है, तर्जनी किसका बताता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा और अंगूठा जो परिनालिका की गति की दिशा को बताता है। ठीक, और तीनों आपस में क्या होता है? लंबवत होता है, यानी कि आपस में 90 डिग्री पे अंगुल होना चाहिए। जैसे ही हमारा, मान लीजिए कि हमारा हाथ है, तो अंगूठा ऊपर की ओर होना चाहिए, तर्जनी इधर की ओर होना चाहिए और मध्यमा इधर की ओर होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से, और 2 गज पड़ी मॉडल रहना चाहिए। इस प्रकार से आपस में लंबवत होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो समझ गए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ही बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा और गति की दिशा आपस में लंबवत होती है। अगर हम लोग अपने 3 अंगुलियां, दाएं हाथ की 3 अंगुली, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत कर दे, तो तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा और अंगूठा क्या बताता है? गति की दिशा बताती है, परिनालिका की गति की दिशा, और यह परस्पर लंबवत होता है। चलिए, समझ गए, 2 नंबर का प्रश्न था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। और जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट कर दीजिएगा कि भैया फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम नहीं समझ में आया, भैया मैक्सवेल का नियम समझ में नहीं आया, तो उसको और हम फिर से समझाएंगे बढ़िया से। अगला है उपग्रह और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, उपग्रह और ग्रह में अंतर स्पष्ट करना है, तो लिखेंगे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक, लेकिन उपग्रह क्या है? जैसे चंद्रमा, उपग्रह ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, जबकि जो ग्रह होता है वो सूर्य, अपना सूर्य यानी जो तारा होता है, तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, उपग्रह जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा का भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। लेकिन दोनों मेन डिफरेंस क्या है? जो ग्रह होता है वो सूर्य के परिक्रमा करता है, लेकिन जो उपग्रह होता है वो ग्रह का परिक्रमा करता है। ठीक, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर का एंड होता है। ठीक, आपको क्या चीज़ था जो नहीं समझ में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इतना सारा जो प्रश्न देखे हम लोग, लगभग 16 प्रश्न था, जिसमें से आपका कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।